नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रे जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 15 नवंबर और 15 नवंबर को दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जिससे 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। आप लोग गौर कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो देख पाइएगा कि कल जो आपको पीडीएफ दिया गया था एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसमें से ही आपका 50% से ज़्यादा जो प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिले हैं। उतना मेरे पास टाइम नहीं, आप लोग जाके पीडीएफ को देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे दिया गया है, और मिला लीजिएगा कि प्रश्न आपको आया है कि नहीं आया है। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ भी बताते चलेंगे कौन कौन प्रश्न आपके उस पीडीएफ से देखने को मिले हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। कल का भेज दिया गया है, आज का भी वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि कल के पीडीएफ में ये प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कल के शिफ्ट में बहुत सारे एग्जामों में 42वां संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था, तकरीबन सभी शिफ्टों में। ठीक है, तो उसका जो अनुच्छेद 51A है आपका उसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य की जब हम लोग बात करते हैं तो पहली बात होता है कि मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात कि ये कौन से भाग में वर्णित है, तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4A में वर्णित है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में संबंधित है, तो आर्टिकल 51A में संबंधित है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य का संख्या आपका 11 है, जिसमें से जो 10 मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था 1976 में, आपका कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 42वां। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जब 1976 में 10 जोड़ा गया था तो एक और जो मौलिक कर्तव्य वो कब जोड़ा गया था। तो एक जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था आपका 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था? तो 51 का ए में जब आप देखिएगा सब क्लोज के, ठीक है, 51 का ए सब क्लोज के है, जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का माता पिता का कर्तव्य है कि उस बच्चे को शिक्षा देंगे। यही मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आपसे तीसरा पूछा जाएगा कि उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, तो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे किससे, तो आपका अनुच्छेद 51A से या मौलिक कर्तव्य से, तो इतने इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड होगा तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 में से आपको दे देगा 11 जो मौलिक कर्तव्य, जैसा कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का पालन करना, राष्ट्रगीत का पालन करना, वो आपसे पूछा जाएगा कि 51A के कौन से सब क्लोज में, बस उससे ज़्यादा लेकिन अभी तक आपके वो पूछा नहीं गया है, तो आगे भी नहीं पूछा ही जाएगा, इतना तो मान के चलिए। जितना पूछा जाएगा हमने आपको अनुच्छेद 51A से संबंधित सारे फैक्ट्स जो कि बता दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि SSC 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, अगर उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे आपका SSC MTS का हो, चाहे SSC CGL का हो, चाहे SSC CPO का हो, चाहे SSC CHSL हो, या आप अगर पूरा लेना चाहते हैं कॉम्बो, तो आपको 75 रुपये मिलेगा, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस का जो PYQ है यानी कि 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका भी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करना है, 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो SSC है बस PYQ का ही खेल है, जिसने छोड़ा समझो वो फेल है। मतलब आपका जो ज़्यादातर जो प्रश्न आपके देखे जाते हैं कोई भी एग्जाम में आपका हो 50% प्रश्न आपके PYQ से ही पूछे जाते हैं। ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 77 की बात करेंगे तो आपका भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका यही होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 75 आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, उससे संबंधित है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, मंत्री जो परिषद है आपका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी देगा, ये तो प्रश्न आपका बनता ही बनता है। साथ में ये पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75 में है। इससे बाद अगला जो अनुच्छेद है आपका 79 है। अगला 79 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक संसद होगा। ठीक है, यानी कि जो संसद होगा ये कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, तो ये दोस्तों आपका 79 आर्टिकल के तहत। वहीं पर आपका जो 80 जो है, इसके बाद 81 है। 80 क्या कहता है, तो 80 कहता है कि आपका लोकसभा का गठन होगा 80 में, राज्यसभा का गठन आपका 81 में। ठीक है, इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद जो 73 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित आपका अनुच्छेद है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण है।
तो जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक जो गैस है वो दोस्तों आपकी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका जीवाश्म ईंधन होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो आपका प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनता है। जीवाश्म ईंधन न्यूट्रॉन कार्बन से हाइड्रोजन अनुपात जैसे मीथेन से लेकर तरल पदार्थ पेट्रोलियम की तरह तक शुद्ध कार्बन से बने गैर वाष्पशील सामग्री जैसे एंथ्रेसाइट कोयले तक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम आपके पीडीएफ में कल के पीडीएफ में दिया गया था। ये क्या सभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपके पुस्तक लेखन है उससे संबंधित जो आपके लेखन आपके लेखक है उसके बारे में सभी पुस्तकों के बारे में हमने आपको पीडीएफ में कल दे दिया था। ठीक है, तो पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का कल का जिनका भी आगे एग्जाम है। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वो आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर खुशवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पुस्तक में क्या है अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा जान लीजिए, लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक आपका खुशवंत सिंह के द्वारा रचित एक उपन्यास है। 1956 में प्रकाशित इस उपन्यास में 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। ये जो उपन्यास है आपका 1988 में एक फिल्म भी बना है इस उपन्यास के ऊपर। इसके अलावा खुशवंत सिंह के द्वारा कुछ अन्य और पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसा कि आपका आई सेल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एकत्रित कहानियाँ एंड आपका दिल्ली एक उपन्यास। ये सभी पुस्तकें आपके खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि सुआ जो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सुआ नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी मध्य प्रदेश से भी आप, हालांकि छत्तीसगढ़ आपके ऑप्शन में मिलता है हर बार, तो छत्तीसगढ़ ही मारना है। ये महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये गौड़ा विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। कौन से विवाह पर किया जाता है, तो गौड़ा। इसके साथ ही साथ इसे तोता नृत्य भी कहा जाता है। कल ही पूछा गया था कि आपका जो उत्तर प्रदेश का एक कोई नृत्य था मयूर नृत्य, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार करके प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक आपका देखिए एक स्टूडेंट बता रहे थे कि आपका राय नृत्य भी पूछा गया था, तो राय नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, राय नृत्य आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। कल पूछा गया था कि राय नृत्य से जो आपके राम सहाय जी हैं, राम सहाय को शायद आपका 2019 में आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो ये पूछा गया था कि राम सहाय जी को 2019 में जो पद्मश्री जो अवार्ड दिया गया था वो आपका कौन से लोक नृत्य के लिए दिया गया था, तो यही आपका राय नृत्य के लिए दिया गया था, जो कि आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो पूछा गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रख लीजिएगा, आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है। तो राष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, इसका जो विवरण है आपका अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री दिया गया होगा, अगर प्रधानमंत्री नहीं दिया गया होगा तो मंत्रिपरिषद तो दिया ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का जो आपका गठन होता है आपका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है, जो अपने कार्यों के आभास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनः विचार के बाद सलाह के अनुसार है जो कि कार्य करेगा। ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 75 क्या है। तो अनुच्छेद 75 के बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये आपका अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। अगला आपका है अनुच्छेद 243 टी है कि अनुच्छेद 243 टी किससे संबंधित है, तो ये आपका जो पंचायत है। ठीक है, पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 से लेकर आपका 243 ओ तक ये दोस्तों आपका पंचायत संबंधित है। इसके बाद आपका नगर पालिका संबंधित है। ठीक है, तो आपका सीटों का आरक्षण होगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन ऑप्शन में नगर दिया होगा, नगर पालिका दिया होगा, तो उसको भी आप लोग क्लिक राइट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है। 350 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार से संबंधित आपका अनुच्छेद 350 भी है। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होगा। विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा और उन मामलों पर राष्ट्रपति को इसे अंतराल पर रिपोर्ट करेगा, जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं। और राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं, राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों को सरकार को भेजेगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया फ्लेमिंगो जो त्यौहार है आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्लेमिंगो त्यौहार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील नहर
सलरूपेटा में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम में नौका दौड़, प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। राजहंस यानी कि फ्लेमिंगो इसी का नाम है। पक्षी हर साल पुलिकेट झील में आते हैं, तो इसको भी याद रखना है। पुलिकेट झील आपका कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 99 जो संविधान संशोधन है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ये दिया गया था। तो इसने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। इस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। गोवा, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना सहित 29 राज्यों में 16 राज्य की विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति को विधेयक को मंजूरी देने में मदद मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे 98वां संविधान संशोधन पूछेगा ये किस संबंधित है, तो इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था, जो कि कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करेंगे तो आपका सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण देने के लिए जोड़ा गया था। 100वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता की पुष्टि पेश की थी। 101वां संविधान संशोधन आप लोग को मालूम होगा जीएसटी से संबंधित था। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन को किस नाम जाना जाता है, कल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे किस नाम जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से। लघु संविधान के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे आपके संविधान में संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो इस कारण इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हुआ था, जब आपातकाल आपके देश में लगा हुआ था। 25 जून 1975 से आपका 21 मार्च 1977 तक आपका आपातकाल है जो कि देश में लगा था। अगला है कि नर्तकी नटराज एक डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे। ठीक है, तो नर्तकी नटराज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम नृत्यांगना है, तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। ये 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। उन्होंने तंजौर स्थित नायिका भम परंपरा में विशेषज्ञता हासिल की है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, उससे पहले आपको बता दें कुछ प्रसिद्ध कलाकार के बारे में और नृत्य के बारे में, जैसा कि आपका कथकली हुआ जो कि आपका केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित कथकली से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार को देखें तो देखिए कलामंडलम गोपी हैं, इसके अलावा कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोटाकल शिवरामन, कलामंडलम रामन कट्टू, कलामंडलम वासु पिसारेड्डी, कौलुंग चतुर पनिक्कर, ये सभी आपके कथकली संबंधित हैं। कथक की बात करते हैं तो बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी, शंभू महाराज, ये सभी आपके कथक संबंधित हैं। ओडिसी नृत्य से आपके माधवी मुद्गल, संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहगल, ये सभी आपके ओडिसी से हैं। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति जी हो गए। स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री आपकी कुचिपुड़ी से। मोनियट्टम से आपका स्मिता राजन, सुनंदन नायर। सतरिया से आपका श्रीमंत शंकर देव, मधुस्मिता बोरा। भरतनाट्यम से आपकी रुक्मणी देवी, अनुले, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, ये सभी आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है कि एलिजाबेथ द्वारा 2022 जो अवार्ड दिया गया था किससे बुलाया गया था, तो सुएला ब्रेवेन को एलिजाबेथ पुरस्कार है जो कि दिया गया है। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, आपका एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या था। अगला है कि 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो 0 से 6 वर्ष में आपका जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में से भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद तो आपका शासन किसने किया था मगध पे, तो ये तो आक्रमण किया था मौर्य समाज ने। ठीक है, मौर्य समाज का शासन था, लेकिन सिकंदर के समय किसका आक्रमण, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय शासन कौन कर रहा था, तो उस समय आपका नंद वंश शासन कर रहा था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद शासन कर रहा था। इसी धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका मौर्य समाज का स्थापना है जो कि किया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला है पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी किसके द्वारा किया गया था, तो पैरा ओलंपिक है जो कि प्रथम बार 1960 में रोम में खेला गया था, तो इसका राइट आंसर आपका रोम होगा। अगला है कि भारत ने अंतिम बार हॉकी मैच में स्वर्ण पदक कब जीता है, तो भारत ने अब तक टोटल 8 गोल्ड है जो कि जीत चुका है, जिसमें से आपका 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड जीता था। इसके बाद टीम ने 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, तो लास्ट गोल्ड आपका 1980 का मास्को ओलंपिक में है जो कि जीता था, तो इसका राइट आंसर मास्को ओलंपिक 1980 होगा। अगला है पंकज उदास किससे संबंधित है, तो पंकज उदास की बात करेंगे तो ये दोस्तों भारत की एक गजल गायक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि पंकज उदास तो कह ही रहे थे, साथ में पंकज गुरुचरण गुरुदास या गुरुचरण दास के बारे में भी कह रहे थे। तो पंकज गुरुचरण दास की बात करेंगे तो आपका ओडिसी नर्तक है। ठीक है, ओडिसी नर्तक हैं, इसको भी याद रखना है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आपका मलिक कफूर था, जो बाद में खिलजी का मुख्य सेनापति बन गया था और दक्षिण भारत पर आक्रमण का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो मलिक कफूर इसका राइट आंसर है। अगला है कि
सानिया मिर्जा का आत्मकथा का नाम क्या है? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा पुस्तक का नाम है आपका एस अगेंस्ट और, ठीक है। तो एस अगेंस्ट और इसका राइट आंसर होगा। ये सानिया मिर्जा की आधिकारिक आत्मकथा है जो भारत में से एक बनने पर उनकी यात्रा का वर्णन करती है। शाहरुख खान ने जुलाई 2016 में हैदराबाद में एक समारोह में पुस्तक का विमोचन किया था। अगला है संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संगीत का जाकिर हुसैन की बात करेंगे, ये दोस्तों आपके तबला वादक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका तबला होगा। ये आपके अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो इन्हें 2022 में 2023 में आपका पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। साथ 1988 में पद्मश्री से, 2002 में पद्म भूषण से, इसको भी याद रखना है। अगला है, देखिए कोई पूछा गया था शीतकालीन उत्सव के बारे में, कोई पूछा गया था कि कहाँ मनाया जाता है, इसका भी एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है? 2019 के अनुसार शायद पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या दोस्तों आपका 34 है। 34 में आपका एक मुख्य न्यायाधीश पे आते हैं, लेकिन सिर्फ जज पूछा गया था, तो जज आपका 33 हो जाएगा। एक आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, आपके एक ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आपके वर्तमान में 50वें नंबर के हैं। कौन है? तो DY चंद्रचूड़ साहब जी हैं, तो चंद्रचूड़ इनके राइट आंसर होंगे। अधिकतम समावेश संख्या आपका 34 ही हो सकता है। भारत संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 आपका लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इससे संबंधित है। अगला है ई नॉर्मन ब्लॉक किस देश से संबंधित है? तो ई नॉर्मन ब्लॉक आपका अमेरिका के थे, तो इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। इसके अलावा ई नॉर्मन ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो हरित क्रांति के विश्व स्तर पर इसे पिता कहा जाता है, ये जनक माना जाता है। अमेरिका के एक कृषि विज्ञानी थे। हरित क्रांति वर्ष 1966 में शुरू की गई थी, ये नॉर्मन ब्लॉक के दिमाग की उपज थी। लेकिन ये जो शुरू क्रांति हुआ था, हरित क्रांति आपका मोरक्को से शुरू हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन निवासी आपके थे कहाँ के? आपके अमेरिका के। लेकिन भारत में अगर आपके हरित क्रांति के जनक के नाम पूछा गया तो भारत में आपके हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में 28 सितंबर को निधन हो गया है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 94 की बात करेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग और हटाए जाने के प्रावधानों से संबंधित आपका अनुच्छेद 94 है। अगला है कि हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे गर्भगृह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका गर्भगृह हो जाएगा। अगला है कि द्विव नामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो द्विव नाम पद्धति के जनक आपके कौन है? यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो जीवों या जीव जंतु के नामकरण की पद्धति है, जो आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलिस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था, तो कैरोलिस लिनियस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? ये आपका मेघालय में किया जाता है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत ही पुरानी प्रथा है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली आपका 200 साल पुरानी प्रणाली है। इसके अलावा यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन का एक प्रणाली है। एक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 18 से लेकर 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है और सैकड़ों मीटर तक पहुंचाता है और अंत में संयंत्र के स्थल पर 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक कम हो जाता है। अगला है कि प्रथम ICS अधिकारी कौन है? प्रथम ICS अधिकारी की बात करेंगे तो आपकी सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने 1863 में ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। और सत्येंद्र नाथ टैगोर की जब बात करते हैं तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर आपकी जन गण मन के रचयिता और आपके प्रथम जो आपके नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो पहली बार इसका स्थापना न्यूयॉर्क यानी कि USA में हुआ था 1875 में। मैडम HP ब्लावत्स्की और एक रूसी महिला और एक हेनरी ऑलकॉट जो कि एक अमेरिकी कर्नल के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आपसे भारत में पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुआ, तो भारत में आपका मद्रास में यही दोनों ने ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट द्वारा 1882 में मद्रास में अड्यार में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। 1875 में पहली बार पूरे विश्व लेवल पर, भारत में 1882 में। उद्देश्य की बात करेंगे तो नस्ल रंग पंथी के किसी भेद के बिना मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा बनाना और प्राचीन धर्म और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत पहुंची और ऑलकॉट की मृत्यु के बाद सोसाइटी की नेतृत्व संभाला, इसको भी याद रखना है। अगला है हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका Ctrl+K इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइपरलिंक जो प्रविष्ट करने का जो आपका शॉर्टकट की है Ctrl+K है। इसके अलावा टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए Ctrl+L का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इटैलिक फॉर्मेट को लागू करने का शॉर्टकट की बात करेंगे तो इटैलिक फॉर्मेट के लागू करने का शॉर्टकट की आपका Ctrl+L है।
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के का उपयोग ऑटो फॉर्मेट को सक्षम करने के लिए किया जाता है। संपूर्ण डॉक्यूमेंट कंटेंट का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। पिछली क्रिया को पूर्वतः करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ और क्वेश्चन है मिले हैं, लेकिन कंफर्म आपका लैंग्वेज नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए मिला है कि T20 में जो सर्वाधिक स्कोर है आपका किस टीम ने बनाया है, सर्वाधिक स्कोर किस टीम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, T20 में। तो अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा आपका T20 में सर्वाधिक स्कोर बनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। लैंग्वेज ठीक से नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा PDF में उसको सही तरह से हम आपको दे देंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा एक आपका खारा दान से भी संबंधित आया है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगर आपको याद है इन सभी टॉपिक से प्रश्न, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा खारा दान से भी कोई प्रश्न पूछा गया था कि नहीं। एक आपका अकबर काल के मंत्री से भी प्रश्न देखा गया था, अकबर काल के मंत्री से, ठीक है, अकबर काल के मंत्री से कोई प्रश्न देखा गया था, तो बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा आपका आया था PMDD योजना से संबंधित कोई प्रश्न आया था, PMDD योजना से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 350 भी तो आया था, हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपका एशियन गेम से भी कोई प्रश्न देखने को मिला था, शायद एशियन गेम से ये भी प्रश्न अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या पूछा गया था। एक आपका मे भी आपका वर्ल्ड कप से भी देखने को मिला था। 50 प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो उनको याद भी नहीं रह पाता है, तो बस टॉपिक याद रह जाता है। तो जो लोग एग्जाम देकर आते हैं, आप लोग से निवेदन है कि इन सभी टॉपिक से ज़रूर आप लोग, अगर याद है आप लोग को तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम अब एक बार शेयर करने का आपके साथ प्रयास करते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। तो इसके अलावा एक आपका आर्टिकल 25 से भी शायद प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 25 जो कि अंतःकरण स्वतंत्रता को प्रदान करता है। इसके अलावा एक आपका शंभू महाराज भी पूछा गया था, मे भी शंभू महाराज प्रसिद्ध है, शंभू महाराज किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो शंभू महाराज के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछा गया कि ईरान की राजधानी, तो आपसे पूछा गया था एची में, ईरान की राजधानी पूछा गया था आपसे, रीजनिंग में पूछा गया था ईरान की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल तो आपका कल भी पूछा गया था, तो प्रथम जो एशियाई खेल है वो तो आपका अपना देश भारत में हुआ था, ठीक है, एशियाई खेल भारत में हुआ था, ये आपका 1951 में हुआ था, ठीक है। तो भारत पहली बार और पहला एशियाई खेल का मेजबानी किया था। उसके बाद आपका 1982 में भारत मेजबानी किया था, यानी कि भारत ने 2 बार अभी तक एशियाई खेल का मेजबानी कर चुका है। साथ में भारत ने एक बार कॉमनवेल्थ गेम का मेजबानी किया है, कॉमनवेल्थ गेम का भी ये आपका 2010 में किया था, ठीक है, ये भी पूछा गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको बता दिए इसकी स्थापना किसने किया था, किसने नहीं किया था, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आपको बता दिए कि सेनापति का क्या नाम था, जिसे दक्षिण भारत में भेजा था, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा और प्लासी का युद्ध देखिए पूछा गया था, तो प्लासी का युद्ध की बात करते हैं, तो प्लासी का युद्ध आपका पहली बार तो कब हुआ था, तो 1757 को हुआ था, 1757 को हुआ था। अगर वो आप पूछा जाएगा दिन, तो दिन आपका 23 जून का था। किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए, बंगाल के नवाब और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। बंगाल का सेना आपका सिराजुद्दौला था, और आपका कंपनी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शायद रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपका इसका नेतृत्व कर रहा था, तो ये भी पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था भूकंप कहाँ से आता है, इस प्रकार का भी स्टूडेंट है जो कि मैसेज है जो किए हैं कि भूकंप से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, वो भी क्लियर वो नहीं बता पाए हैं आखिरकार क्या पूछा गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद हमको बता दिए। मौलिक अधिकार के बारे में तो हम लोगों ने कल भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखा था। मौलिक अधिकार जिसे कि इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद किस में है, तो आपका अनुच्छेद 36, ठीक है। अनुच्छेद 36 से क्या नहीं, आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, पहले आपका 7 हुआ करता था, लेकिन एक आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था और विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो यही सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से ज्वाइन होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।